पंकज त्रिपाठी सर के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर की तो बहुत छोटा सा रोल था। हाँ, कसाई का कोई ऐसा रोल था। सुल्तान का। तो और वो इतना अचानक से फेमस हो गया कि फिर अब उनकी जर्नी सबको पता है। फिर अब वो कहाँ है, वो एक रोल ने उनकी सल्तनत बदल दी उनको, या दिलवा दी। तो मेरे को लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी एक रोल ऐसा आना बाकी है जो आपको सल्तनत दिलवा देगा। तो एंड आई रियली वांट टू से दिस, मैं यहाँ पे एंड नहीं कर रही हूँ, बट मैंने सोचा था ये बात मतलब हृदय से जा रही है आपकी तरफ कि ठहर के रहिए, आपका वक्त आने वाला है और आ रहा है, और कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मतलब रोल्स तो आपने बहुत ही बेहतरीन किए हैं, कम टाइम प्रेजेंस में आपने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है, और बस वो एक रोल की हमें इंतज़ार है जिससे आपकी जी। बट हम इसके साथ ही मैं आपसे एक करारा सवाल पूछती हूँ। जी। वो ये है कि अभी आप पेमेंट की बात कर रहे थे कि दिस इज़ फॉर, मैं चाहती हूँ यहाँ से जो भी बात है सच्ची जाए। बिल्कुल। और दिस इज़ ऑब्वियसली वी आर हैविंग फिल्मी कॉन्वर्सेशन, और हम आपके पुराने दिनों की बात कर रहे हैं, और ये बहुत मज़ा आ रहा है आपकी जर्नी को देखते हुए, सुनते हुए कि हर इंसान ने छोटे से शुरुआत की है और आज अपनी जगह बनाई है जहाँ पर भी वो है। मगर रियलिटी क्या है बॉलीवुड की सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए? जैसे कि आपने एक अपने इंटरव्यू में बात बताई थी कि पैसे की बात की थी कि जब भी कोई बड़ी प्रोडक्शन हो रही होती है, चाहे ऋतिक रोशन के साथ हो या कहीं और भी, तो वो 200 करोड़ की फिल्म है या 300 करोड़ की फिल्म है, मगर सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए पैसा नहीं होता है। बिल्कुल। तो क्या ये सच में है? ये बिल्कुल सच है जी। या यूँ कहिए कि हमें पैसा निकालना नहीं आता, ये भी एक कह सकते हैं। पर सचमुच में ये हुआ ऐसा कि 150 करोड़ 200 करोड़ की फिल्म में आप काम कर रहे हैं या 50 करोड़ की फिल्म में काम कर रहे हैं, और जब आपके पैसे की बारी आती है तो फिर प्रोडक्शन के लोग ये बोल देते हैं कि सर पैसा नहीं है, बहुत छोटा सा है सर, बजट नहीं है सर। तो मैंने तो कई बार पूछा भी, मैंने कहा है 150 करोड़ की फिल्म में बजट नहीं है, कैसी बात नहीं है सर, वो इस कैरेक्टर के लिए नहीं है ना, आप समझ रहे हो ना, इस कैरेक्टर के लिए सर इतना ही है, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। तो ये एक है। मगर मैं बोलता हूँ कि भूमिन ईरानी जैसे लोग भी हैं कि जो करोड़ों तक पहुँच गए, या पंकज आज पहुँच गए, तो या राजपाल पहुँच गए, या विजय राज पहुँच गए, ये सब हमारे साथ के ही लोग हैं। और भूमिन जी तो नहीं, भूमिन जी तो हमारे सीनियर रहे हैं और उनसे मेरे कोई वो तो बॉम्बे उस तरफ से थे, मगर ये सब साथ के रहे, तो मैं इनको जानता हूँ। तो पहुँच गए तो ये बड़ी खुशी की बात है, और ऐसा आना चाहिए सबको, और हम भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मतलब ऐसा होता है कि इंडस्ट्री आपको आउटसाइडर फील करवाती है या? नहीं, आउटसाइडर नहीं, वो नियति है, वो नियति है कि वो नियति ये है कि प्रोडक्शन वाले तो अमिताभ बच्चन को भी पैसा नहीं देना चाहते। अच्छा, सच्ची बता रहा हूँ, फ्री में हो तो वो भी करा लेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, अमित जी के बारे में मैंने सुना है कि भाई वो 80-70% जो भी है वो अपना पेमेंट तो पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद जब पूरा सेट पे पहुंचते हैं उससे पहले पेमेंट पूरी ले लेते हैं। या किशोर कुमार जी के बारे में मैं अभी आने से पहले ही कि हंस रहा था, उनके बेटे बता रहे थे तो कि एक गाना था, बहुत ही हिट गाना, देवानंद साहब और कमालिस्तान में उसकी रिकॉर्डिंग चली, सब कुछ चल रहा है, अब किशोर कुमार साहब गा नहीं रहे, बाहर बैठे हुए बस। तो वो अंदर अमित जी बता रहे हैं उनके बेटे, और देवानंद जी टहल रहे हैं, क्या हो गया यार किशोर जी क्यों नहीं गाने गा रहे हैं, क्यों, वाई, अपनी एक्टिंग करके बता रहे हैं, अमित जी से बताते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। तो वो बोले किशोर कुमार, म्यूजिक डायरेक्टर आगे पंचम था, क्या किशोर तुम क्यों नहीं गाना गा रहे? तो वो बोल रहे कि हाँ दादा हाँ। तो अब्दुल उनका सेक्रेटरी रहा होगा, अब्दुल वो पैसा आ गया क्या? तो बोला आ गया। तो कह रहे चलो फिर टेक करते हैं, है ना। अरे वाह। तो ये जितने भी बड़े एक्टर हैं या जितने भी बड़े लोग हैं जो स्टैब्लिश हो जाते हैं, या हमारे साथ के भी जो बड़े हो गए, जो बड़े होने का मतलब जो अच्छे स्टैब्लिश हो गए, मुंह मांगे उनको पैसा मिलने लगा, उनकी डिमांड हो गई, बिजी हो गए। चाह तो मैं अगर दिलीप कुमार साहब हैं दुनिया से चले गए, या अमित जी हैं, तो वो भी और करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, इंस्पिरेशन से ख़त्म कभी नहीं होती किसी की मांग या डिमांड या इच्छाएं, तो वो सबकी रहती हैं और रहनी भी चाहिए। मगर ये सच बात है कि प्रोडक्शन के लोग
वो कोशिश ये करते हैं कि भाई फ्री फंड में सारा काम हो जाए। तो इसका मतलब ये रहा कि एक्टर्स को अपनी क्राफ्ट पे काम करने के साथ साथ अपने आप को बेचने का तरीका भी आना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, जिसमें शायद हम उतने कामयाब नहीं हो पाए, या हमारे सीनियर कहते थे अबे ना करना सीखो, गोगा कपूर साहब बोलते थे अरे ना करना सीखो, अरे यार ये, और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, ये करो वो करो, है ना। तो अब रीज़न क्या होता है कि जब बच्चे की फीस भरनी है या आपने खर्चे चलाने हैं और फिल्म भी नहीं छोड़नी, तो भाई आप क्या करोगे, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो हालांकि एक बात बताऊं कि अमित जी से बात करो या अक्षय कुमार जी से बात करो या किसी भी बड़े मेन एक्टर से बात करो, सबके जीवन में, गोविंदा जी से बात करो, तो सबके जीवन में ये हुआ है कि प्रोड्यूसर ने उनके भी पैसे मारे हैं उस दौर में। मुंबई ने सबके पैसे मारे। हाँ, मगर बाद में ये लोग फिर क्या डिमांड हो जाती है ना, बाद में फिर बोलते थे ठीक है भैया 80% अभी रख दो साइनिंग अमाउंट, उसके बाद 20% जैसे सेट पे आऊँगा भैया कंप्लीट। तो अभी ये जानना है कि अभी का प्रोसेस कैसा दिखता है ऑडिशन का या फिर स्ट्रगल का, क्योंकि आप तो बहुत समय से हो, तो तब कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है? पहले क्या था कि फ़ोटो लेकर के दौड़ना पड़ता था, घर घर, या आप प्रोड्यूसर के घर जाइए या डायरेक्टर के घर जाइए या एडीएस के घर जाइए या कास्टिंग वाले के घर जाइए या ऑफिस में जाइए, घुसना मुश्किल होता था, बड़ी प्रॉब्लम होती। हालांकि मैं उस दौर से नहीं गुजरा, मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को इसमें बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी मदर है वो NSD रेपेटरी कंपनी जो है, उसके बदौलत मुझे तो सारे काम मिल गए, या मैं कभी मैं नहीं गया कभी, तो मुझे एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे काम से तीसरा काम, ये मिलते चले गए, और मैं कभी किसी के ऑफिस में काम मांगने नहीं गया। अरे वाह। हाँ हाँ, कास्टिंग वालों के घर में फ़ोन आए ये कि आप अपना ये भेज दीजिए, ऑडिशन भेज दीजिए, वो आज भी होता है, तो वो हम भेज देते हैं, मगर मैं कि नहीं गया किसी के पास। पर जो सुना था कि उस वक्त बहुत स्ट्रगल था, और वो काम मिलते चले गए। मैं वही बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में थिएटर में जो काम किया था, तो उससे फिल्म चिंटू जी मिल गई, फिर बैंड बाजा मिल गई, उसके बाद फिर सीरियल मिल गए, उसके करते करते ऐड मिल गए, और भी फिल्म मिलती चली गई। कास्टिंग वालों को पहचाने नहीं, भैया एक एक्टर ही ऐसा आ रहा है, तो पर मैं कभी किसी के पास गया नहीं काम मांगने के लिए। तो ऑडिशन का प्रोसेस दिखता कैसा है अभी? नहीं, अभी जरा आसान हो गया, क्योंकि अब तो सारा ऑनलाइन हो गया ना सारी चीज़ें, तो अब ऑफिस में कम बुलाते हैं, या फिल्म वाले तो आप ज़रा कम लेते हैं ऑडिशन, मगर सीरियल वाले और ऐड वाले तो लेते हैं, क्योंकि उनको मैच करना होता है, या उसको क्लाइंट को दिखाना होता है, या फैमिली का वो गैदरिंग। तो फिल्मों में ज़रा कास्टिंग वो भरोसा करने लगे हैं। हाँ, रोल के हिसाब से कॉल कर लेते हैं हाँ, कि भाई ये उसमें शूट करेगा तो ये। तो आज सबके लिए आसान हो गया, क्योंकि वो दिल्ली में है या कानपुर में या लखनऊ में या चेन्नई में, कहीं से भी आप भेज सकते हो, अगर आपने थोड़ी बहुत अपनी पहचान बना ली है या आप वहाँ तक पहुँच गए हो कास्टिंग वाले की नज़र तक, तो ये आसान हो गया। मगर पहले बड़ा मुश्किल था। पहले तो ये था कि बॉम्बे जाना ही पड़ेगा आपको, और फोटो का वो एल्बम ले करके, फ़ोटो खिंचवा करके 20-25-30 हज़ार रुपये उस ज़माने में खर्च करके, और फिर उसके बाद एक एक फ़ोटो बनानी भी बड़ी मुश्किल होती थी, कि एक एक प्रिंट महंगा होता था, उस संभाल के फिर दे के आओ, वो कोई देखता था, कोई नहीं देखता था, तो वो दौर बड़ा मुश्किल था। ये तो आसान हो गया, ये जो आज टेक्नोलॉजी है इसके हिसाब से ये चीज़ तो आसान हो गई। अगर आप ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं और साथ ही साथ एंटरटेन भी होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए।